धनश्री, अपनी सास का ध्यान रखना। तुम उनकी इकलौती बहू हो और इनका ध्यान रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। खाना पीना सब समय पर देना और उनसे कोई काम मत करवाना। ऐसा ना हो कि तुम कमाने में लगी रहो और यहाँ तुम्हारी सास घर के कामकाज करती रहे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं। जाते जाते मामी सास ने धनश्री को ताना मार ही दिया। जो भी मिलने वाले आते थे बस अपनी अपनी जगह पर सलाह दे जाते थे और साथ ही साथ जाते जाते ताने भी मार जाते थे। धनश्री ये सब सुनकर थक चुकी थी, पर कहे तो कहे किसको। पति भी इन्हीं सब बातों से परेशान थे। आखिर ताने अकेली बहू को थोड़ी ना मिलते थे, बेटे को भी मिलते थे। अरे बेटा, थोड़ा अपनी माँ का भी ख्याल रखो। माँ है तो सारा जहान है। वो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका ख्याल रखो। ये सब सुनकर तो नरेश भी सोच में पड़ जाता था कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। धनश्री पति नरेश और सास बबीता जी के साथ रहती थी। दो बच्चे भी थे जो स्कूल जाते थे। नरेश और धनश्री दोनों ही जॉब करते थे। मध्यम वर्गीय परिवार था, किसी एक की जॉब से घर तो चल नहीं सकता था। जॉब पर जाने से पहले धनश्री घर का अधिकतर काम पूरे करके जाती थी। जो थोड़ा बहुत बचता था वो बबीता जी संभाल लेती थी। पर पता नहीं क्यों सबको ऐसा क्यों लगता था कि सारा काम बबीता जी ही अकेली करती है। वैसे भी हमारे समाज में जॉब करने वाली महिलाओं के लिए तो यही कहा जाता है कि उन्हें घर के कामों से कोई लेना देना ही नहीं होता। ऊपर से सास की तबीयत बिगड़ जाए तो सारा इल्जाम बहू के ऊपर आ जाता है। अभी 10 दिन पहले धनश्री की सास बबीता जी को हार्ट अटैक आया था, पर स्टेंट्स डलने के बाद तीसरे दिन ही उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल चुकी थी। उसके बाद से ही मिलने आने वाले लोगों ने परेशान कर रखा था। दोनों पति पत्नी जैसे तैसे मैनेज कर रहे थे, क्योंकि इतने दिन की छुट्टी मिलना संभव भी नहीं था। उस पर ये मिलने वाले और उनकी आदतें। साथ तो कोई देता नहीं था, सलाह ऐसे देकर जाते जैसे यहाँ आकर बीमार व्यक्ति से मिलकर कोई एहसान कर रहे हो। उस पर ये मामी सास जब भी आती दो बातें सुना ही जाती थी। जब से बबीता जी की तबीयत खराब हुई थी हर दूसरे तीसरे दिन मिलने चली आती थी, जैसे उनके पास कोई काम ही ना हो। मिलने आती तो आती, सुबह से शाम तक बबीता जी के पास रुकती और फिर धनश्री का काम बढ़ा देती। मदद तो कुछ करती नहीं थी, बस बैठे बैठे ये काम ऐसे करो, ये काम वैसे करो, बस यही सुनाती रहती। और अगर कोई जवाब दे तो करारा सा जवाब भी दे देती। अगर तुमसे नहीं होता तो मेरे पास भेज दो, मैं खुद अपनी ननद की सेवा कर लूंगी। वैसे भी मैंने दूसरों पर बहुत एहसान किए हैं, लोगों की खूब सेवा की है। ये तो फिर भी मेरी ननद है, इनके लिए तो मैं एक पैर पे खड़ी हो जाऊं। सुनकर धनश्री को गुस्सा बहुत आता था, पर बड़ों का लिहाज कर वो चुप रह जाती। हालांकि मामी जी ने खुद अपनी सास की तो कभी सेवा की नहीं थी, पर पता नहीं क्यों लोगों को दिखाने के लिए अपनी ननद की सेवा करने को तैयार बैठी थी। यहाँ तक कि आने जाने वाले को भी यही दिखाती कि इन्होंने ही सब कुछ संभाल रखा है। और बबीता जी भी भाभी के बड़े होने का लिहाज कर चुप रह जाती थी। वो तो वैसे भी चुप ही रहती थी, कोई चाहे उन्हें कुछ भी सुनाकर चली जाए। दोनों पति पत्नी अब तो परेशान हो चुके थे, तो आज ठान कर बैठे थे कि मामी जी आएगी तो अब क्या जवाब देना है। जैसे ही मामी जी घर आई थोड़ी देर बाद नरेश मामी जी के पास ही आकर बैठ गया और बोला, मामी जी आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है। मामी जी भी उत्सुकता दिखाते हुए बोली। मामी जी आपको पता ही है, मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो हॉस्पिटल में ही काफ़ी खर्चा हो गया। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास सेविंग के तौर पर थे वो भी खर्च हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि क्या आप थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त कर सकती है। पैसों का नाम सुनते ही मामी जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें सोचता देखकर नरेश ने फिर कहा, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ दिन मम्मी को आपके पास ही छोड़ आता हो। आप उनकी सेवा अच्छे से कर लोगी। वो क्या है ना कि हम दोनों की छुट्टियां इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब तो हमें छुट्टी मिलना नामुमकिन है। ऊपर से कर्जों को भी एडजस्ट करना है, तो कमाना तो पड़ेगा। आप तो घर की है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो बताइए पैसों का बंदोबस्त कब कर रही है आप, और मम्मी को कब छोड़कर आऊँ आपके घर पर। कुछ दिनों की ही बात है, फिर तो हम मम्मी को ले आएंगे। यहाँ पर आने जाने वालों के कारण वो आराम भी नहीं कर पाती है। लेकिन नरेश की बात सुनकर मामी जी ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। इतने में धनश्री भी कमरे में आ गई। उसे देखकर नरेश ने कहा, धनश्री मैंने मामी जी से बात कर ली है, वो सब बंदोबस्त कर देंगी। तुम तो बस मम्मी का सामान पैक करने की तैयारी करो, ताकि शाम तक मैं उन्हें मामी जी के घर पर छोड़ आऊँ। चलो ये बढ़िया हुआ, मामी जी के रहते हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी मम्मी जी का सामान पैक कर देती हूँ, धनश्री ने नरेश से कहा। इतने में मामी जी बीच में बोल पड़ी, अरे बेटा मेरी बात तो सुन, अभी अपनी मम्मी जी का सामान मत पैक करना। वो क्या है ना कि मुझे अपने मायके जाना है। अब मैं कितने दिनों के लिए जाती हूँ
वो पता नहीं, अर्जेंट काम नहीं होता तो मैं ज़रूर दीदी को अपने साथ ले जाती। मामी जी धनश्री को रोकते हुए बोली। ये देखकर नरेश ने कहा, ओह अच्छा, ठीक है मामी जी, अब हम जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे, पर पैसों का बंदोबस्त तो कर देंगे ना आप। सुनकर मामी जी के चेहरे की हवाएं उड़ रही थी। बस इतना ही कह पाई, देखती हूँ। पर उसके बाद उनसे ज़्यादा देर घर में टिकते नहीं बना, और थोड़ी देर बाद ही वो ज़रूरी काम का बहाना कर घर से निकल गई। और ऐसी निकली कि आज 1 महीना होने को आया, लौटकर वापस ही नहीं आई और ना ही फ़ोन पर बात की। आज पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। तब बबीता जी ने कहा, क्या बात है, आजकल भाभी घर नहीं आती, तुम लोगों ने कुछ कहा तो नहीं उनसे? उनकी बात सुनकर नरेश और धनश्री दोनों मुस्कुरा दिए, पर दोनों ने ही बबीता जी से इस बारे में कोई बात नहीं की। बस बबीता जी इसी मुगालते में थी कि उनकी भाभी उनकी बहुत कद्र करती है, और इधर मामी जी अब नरेश और धनश्री के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करती, कहीं वो लोग फिर उनसे मदद ना मांग ले।